घर में बड़े लोग यही समझाते हैं कि किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं कब उसकी आवश्यकता पड़ जाए। जैसे कहा भी जाता है कि जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। छोटी चीज का अपना ही महत्व होता है। वक्त के समय हो सकता है कि वह अनमोल हो जाए। मेरी माँ ने बचपन से ही यह बात मेरे दिमाग में बैठा रखी थी। पुराने समय में तो औरतें अपनी चूड़ी में सेफ्टी पिन जरूर लगाकर रखती थी और तर्क क्या देती थी, पता नहीं बेटा कब काम आ जाए। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, चप्पल टूट जाए तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कभी रास्ते में चलते हुए साड़ी का फॉल थोड़ा सा अटक जाने के कारण उधर जाए तो वहां प्रयोग कर सकते हैं। मेरी माँ पढ़ी हुई ज्यादा नहीं थी, परंतु व्यवहारिक ऊंच नीच का ज्ञान अच्छा था। हिसाब किताब में भी होशियार थी। मेरे पिताजी तीसरा बच्चा करना चाहते थे क्योंकि हमारा भाई नहीं था, परंतु माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं तो अपनी दोनों लाडलियों को ही संपूर्ण परिवार मानती हूँ। लड़के और लड़की में क्या अंतर है। माँ ये चाहती थी कि इन दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, जिससे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। भगवान की अनुकंपा से हम दोनों ही बहनें पढ़ने में ठीक थी। माँ तथा पिताजी दोनों हम दोनों की पढ़ाई से बहुत खुश रहते थे। दीदी ने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद पीएचडी कर लिया। मैं प्रारंभ से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरा एडमिशन भी हो गया। दीदी ने तो जैसे ही अपना पीएचडी पूरा किया, उनकी एक डिग्री कॉलेज में जॉब लग गई। पापा की नौकरी यद्यपि छोटी थी, पर माँ उस पैसे से ही पूरा घर का खर्चा बड़े अच्छे तरीके से चला लेती थी। हम दोनों बहनों को कभी भी किसी भी चीज की मम्मी पापा ने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। दीदी की सैलरी तो अब घर के लिए बोनस बन गई थी। हमारी छोटी सी सफलता के ऊपर भी दोनों बहुत खुश हुआ करते थे। हमारी छोटी सफलता उनके लिए बड़ी सफलता से कम नहीं हुआ करती थी। पापा हमें अपने सपनों की राजकुमारी मानते थे। मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अक्सर भाग लिया करती थी और हमेशा कोई ना कोई मेडल या ट्रॉफी जरूर जीत कर लाती थी। माँ उन मेडल्स और ट्रॉफीज को बड़े अच्छे तरीके से करीने से सजा कर रखती थी और देख देख कर खुश भी होती थी। जब दीदी की सर्विस लगी तब पापा ने पूरे मोहल्ले तथा अपने ऑफिस में परंपरा अनुसार मिठाई बांटी। वहीं पर बात करते करते अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे से दीदी का रिश्ता पक्का भी कर दिया। जब घर पर आकर पापा ने बताया तो पूरा घर बहुत खुश था। पर जब से दीदी का रिश्ता हुआ, वह तभी से उदास रहने लगी, न जाने क्यों। मैं दीदी के साथ हर समय छेड़खानी करती। दीदी आप तो अभी तो उदास हो गई। अरे हर लड़की को एक न एक दिन माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, पर माँ के व्यवहारिक ज्ञान ने माँ के मस्तिष्क को कुरेदा कि यह विदा होने का दुख नहीं है, बल्कि कुछ और राज है। और उन्होंने दीदी की से सही बात मालूम कर ही ली। असल में दीदी अपने कॉलेज के ही एक अध्यापक को चाहने लगी थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। यह सुनकर माँ तो बेहद परेशान हो गई। उनको पता था कि मेरे पति यद्यपि बेटियों की हर इच्छा पूरी करते हैं, उनके ऊपर उनको घमंड भी है, पर वह यह सहन नहीं कर पाएंगे। लड़का दोस्त का है, मना भी करें तो कैसे करें। इसी चक्कर में माँ परेशान रहने लगी। तब दीदी ने माँ को समझाते हुए कहा और विश्वास भी दिया, माँ आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपने प्यार को भुला दूंगी और जिस लड़के से पिताजी शादी करना चाहते हैं उससे कर लूंगी।
पर माँ जब सच्चाई जान गई थी तो उनको यह शादी करने में कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा था। मेरी डॉक्टरी का अंतिम वर्ष चल रहा था। मैं पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त थी। इन सब बातों से मैं अनजान थी। एक दिन मैं थोड़ा सा फ्री थी तो माँ ने मुझे सारी बातें बताई। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि घर में रहते हुए भी मुझे इतनी बड़ी बात मालूम नहीं थी। पर माँ ने जो आगे कहा उसे सुनकर तो मैं गश खाने लगी। बेटी, अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है। माँ, मेरे हाथ में? कैसे? आश्चर्य से बोली। सब कुछ मालूम होने के बाद मैं उस घर में दीदी की शादी करने का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी लाडो, 3 जिंदगियों को खराब करना है। दीदी पिताजी का कहना नहीं टालेगी, बल्कि बलि का बकरा बन जाएगी। पर क्या कभी खुश रह पाएगी? हाँ माँ, आप कह तो ठीक रही हैं, पर माँ अब क्या करें? इस समस्या से बाहर कैसे आए? क्या तू भी किसी से प्यार करती है बेटा? माँ का इस तरह अचानक सवाल पूछना मुझे चक्कर में डाल गया। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैंने तो अभी तक इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। फिर ठीक है। माँ को कुछ शांति मिली। अब बेटा ऐसा है, उस डॉक्टर लड़के से तू शादी कर ले। क्या? मेरा मुंह खुला ही रह गया। माँ, आप ऐसे कैसे सोच रही हैं? क्यों? क्या कुछ गलत सोचा है मैंने? अच्छा परिवार है, सब लोग परिचित हैं, और सबसे बड़ी बात तेरी तरह डॉक्टर भी है। दोनों एक प्रोफेशन के अंदर हो, अपना खुद का क्लिनिक भी बनाकर काम कर सकते हो। फिर दीदी की शादी के बाद तेरी भी तो शादी करनी ही है। तेरी पढ़ाई भी तो खत्म होने वाली है, क्योंकि अगर लड़के वालों को मना करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बदनामी होने से भी बच जाएगी। अगर हम उनको समझाकर सारी स्थिति बताकर बड़ी के स्थान पर छोटी दे दें तो शायद मान जाए। इसमें दोनों घरों की लाज भी ढकी रहेगी। माँ समझाते समझाते मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सही ढंग से जवाब नहीं दिया तो माँ ने कहा, मेरा किसी तरह का कोई दबाव नहीं है बेटा तेरे ऊपर। तू तो पढ़ी लिखी डॉक्टर है और मैं अनपढ़ गंवार, पर मेरी बुद्धि ने मुझे यही रास्ता सुझाया जो मैंने तुझे बताया। अब माने या ना माने वो तेरे ऊपर है। माँ इतना कहकर जाने लगी तो मैंने उनको बैठाया और कहा कि यह माना भी जाए कि आपकी बात ठीक है, पर यह बात लड़के वालों तक कैसे पहुंचेगी? तू, माँ ने कहा। एक और झटका माँ ने मुझे जोर से दिया। मैं कैसे? मैं तो तू ही जानती है, वाद विवाद में ट्रॉफियां जीत जीत कर क्या मैंने इकट्ठी की है? मैंने तो नहीं जीती। अब तुझे अपने विवेक से सोचना होगा कि यह काम कैसे किया जाए। क्या मैं बड़े लोगों से बात करूंगी तो अच्छा लगेगा? तुझे बड़ों से बात नहीं, सीधे लड़के से बात करनी है। अगर वह तैयार हो गया तो बड़ों से वह खुद ही बात करेगा। संजय यानी डॉक्टर लड़के से मैंने बात की, मिलने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। उसने सोचा मैं और दीदी दोनों मिलने के लिए आ रहे हैं। मुझे अकेला देखकर दीदी कहाँ है पूछने लगे। अगर कहानी ने ट्विस्ट न लिया होता तो मैं कहती, क्यों मुझसे अकेले मिलने में डर लग रहा है क्या? मैंने बिना चिकनी चुपड़ी बात किए सीधे अपनी बात कह दी। बस मैं अपने से शादी की बात उनको ना कह पाई। हैरान होकर डॉक्टर संजय मुझे देखते रहे। उनको लगा कि उनकी साली उनके साथ मजाक कर रही है। मेरी झुकी हुई नजर तथा चेहरे का सफेद रंग बता रहा था कि कुछ बात गंभीर है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोले, क्या इतने मजबूत शब्दों में इतने स्पष्ट विचार रखने वाली लड़की
को मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ। यह सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाई, बल्कि शर्म से मेरी नजरें नीचे झुक गईं। वो बोले, क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो? नहीं, कांपती सी आवाज में मैंने कहा। तो फिर मैं हाँ समझ सकता हूँ। एक ही मंडप में हम दोनों बहनों की शादी हो गई। संजय और मेरी बहुत अच्छी जोड़ी रही, दोनों में अच्छा तालमेल रहा। दीदी का घर भी अच्छा चल रहा था। जब जीजाजी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने अपने नेटिव प्लेस पर अपना ट्रांसफर करवा लिया, जिससे माँ की देखभाल की जा सके। दीदी ने भी कुछ कोशिशें करने के बाद अपना ट्रांसफर उसी जगह पर करवा लिया। अब माँ और पिताजी की देखभाल करने का उत्तरदायित्व थोड़ा मेरे ऊपर ज़्यादा हो गया। पिताजी हार्ट पेशेंट हो गए थे और रिटायर भी हो चुके थे। माँ पिताजी की पेंशन से ही आराम से घर चला रही थी। तीज त्योहारों पर रीति रिवाजों के अनुसार हम दोनों बहनों का लेना देना भी करती थीं, पर बेटियों के घर रहना नहीं चाहती थीं। और दीदी मजाक में माँ से कहते, हमारी माँ और बाबूजी पुराने और आधुनिक विचारों का एक अनोखा संगम है। मॉडर्न है, पर पुरानी मान्यताओं को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरा जब से रिश्ता पक्का हो गया था, पापा ने मेरे पास आकर कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। गर्मी में अगर मेरे पास मेरी जॉब वाले स्थान पर आते, मैं पानी पीने को भी देती तो कहते, मैं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मैं कहती, पापा अभी तो पक्का ही हुआ है, मैं उस घर में तो गई नहीं। कहते, नहीं, हमारे लिए तो पराई अब नहीं खाएंगे। मम्मी या पापा को कभी मजबूरी में खाना भी पड़ता तो पैसे देकर जाते थे खाने के, और इस परंपरा को आज तक निभा रहे हैं। और यही कहते थे, बेटा जब तक निभ रहा है निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार की बात, मेरे पास शादी के बाद मेरे बाबूजी आए। तब तक मेरे दोनों बच्चे भी हो चुके थे, दोनों बेटे थे। गर्मी का टाइम था। बड़े बेटे ने उनको नाना जी को पीने के लिए पानी दिया। बोले, नहीं, मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊंगा, पड़ोस से ला करके मुझे पानी दे दो। बेटे ने पड़ोस से ला करके उनको पीने के लिए पानी दे दिया। उन्होंने पानी पी लिया। उसके बाद में मेरा बेटा बोला, नाना जी आपने पड़ोस का पानी पी लिया और वो घर हमारे घर के बाद है। पानी के जो पाइप जा रहे हैं पहले हमारे घर में जा रहा है और फिर उसके बाद में उनके घर में जा रहा है, तो पानी तो एक ही पाइप से आया। और सब लोग खूब जोर से हंसने लगे। नाना जी भी हंसने लगे और वो कहने लगे, हाँ बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो। पर इस प्रकार की सोच थी पुराने लोगों की। मेरी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी दीदी के शहर में। दोनों दिन दीदी के घर रुकने का अवसर मिला, पर मुझे दीदी के घर का माहौल कुछ अलग सा लगा। उनकी सास दीदी को ताने मारती रहती थी। दीदी बेचारी नौकरी और घर यानी दो पाटों के बीच में पिस रही थी। जब मैंने देखा तो दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या है? आपने कभी भी कुछ बताया भी ही नहीं, न माँ बाबूजी को और न ही मुझे। दीदी ने हंसकर टाल दिया। बोली, मेरी भोली छोटी बहन, यह कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब बेटे ने लव मैरिज की है तो माँ अपना गुस्सा बहू पर ही तो निकालेगी। बहू से अच्छा तो कोई और टारगेट नहीं मिल सकता है। पर जीजाजी अपनी माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? पहली बात तो वह माँ है और दूसरी विधवा है, इसलिए कुछ भी नहीं कह पाते हैं। पर अकेले में मेरा हालचाल पूछ लेते हैं और माँ की बातों की माफी मांग लेते हैं। इससे क्या होता है? मैंने गुस्से से कहा। मैं जीजाजी से बात करती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ, उससे कुछ मत कहना, वह बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे। और एक बात और मेरी सुन ले, माँ और बाबूजी को भी कुछ नहीं बताएगी। बाबूजी बीमार रहते हैं
और माँ जिम्मेदारियों में घिरी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ ज्यादा सोच रही है। ऐसी बात नहीं है, मैं दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा गुस्सा है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने दीदी की बात मान तो ली, पर मन दुखी रहा। कुछ दिन बाद पता चला कि दीदी माँ बनने वाली है। सब घर में बहुत खुश हुए। मैं दीदी से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। दीदी ने बताया कि अब सासू माँ काफी बदल गई हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। सुशील ये सोच रहे हैं कि डिलीवरी हम अपने घर पर ही करवाएं। एक तो यहाँ पर सब सुविधाएं हैं और दूसरी छुट्टी भी कम लेनी पड़ेंगी। दीदी यह सब तो ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने माँ को भी सारी बातें अच्छे से समझा दी। दीदी जीजाजी का वहीं पर डिलीवरी कराने का निर्णय उचित लगा, क्योंकि माँ बाबूजी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही थी। बाबूजी की बाईपास सर्जरी भी हुई थी। पिताजी की बीमारी के कारण काफी कमजोर हो गए थे। माँ भी अब जल्दी थकान महसूस करने लगी थी, बढ़ती उम्र जो थी। परंतु डिलीवरी से कुछ दिन पहले एक दिन अचानक दीदी माँ के पास आ गई। जीजाजी भी साथ में आए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप को अपराधी मान रहे हों। दीदी का सामान देखकर यह लग रहा था कि दीदी डिलीवरी तक यहीं पर रुकेंगी शायद। मौका मिलते ही मैंने दीदी से बात की। दीदी ने कहा, हम तो वहीं पर चाहते थे, पर सासू माँ ने कहा बहू की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होनी चाहिए, इसलिए मजबूरी में सुशील मुझे यहाँ लेकर आए हैं। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मैंने कहा। तू कुछ भी फिक्र मत कर, यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा, हम सब भी तो हैं यहाँ पर। माँ ढांढस तो बंधा रही थी, पर चिंतित भी थी। मैंने दीदी को कहा, ऐसे में आपको खूब खुश रहना चाहिए। दूसरे दिन मैं ऑफिस से सीधे माँ के घर आई। जीजाजी वापस जाने वाले थे। घर पहुंची तो दीदी और जीजाजी घर पर नहीं थे। पता चला किसी काम से बाहर गए हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ढेर सारा सामान लेकर आए। मैंने और माँ ने पूछा, यह सब क्या है? दीदी जीजाजी ने कहा, ये बाद में पूछना, मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन का समय हो गया है, मेरा खाना पैक कर दो। जीजाजी को भेज। मैंने उत्सुकतावश दीदी से पूछा, आखिरकार दीदी ये सब क्या है? दोनों कहाँ गए थे? माँ, सुशील को गिल्टी लग रहा है, इसलिए डिलीवरी के समय काम आने वाला सारा सामान जैसे मेवा, घी तथा बच्चा होने के बाद सबको दिए जाने वाले नेक जैसे साड़ियाँ, कपड़े, गहने जो सास ने कहे थे वो पहले ही ले आए हैं, क्योंकि बाद में मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। एक मेड से भी बात कर ली है जो मेरा और बच्चे का सारा काम करने के साथ मालिश भी कर दिया करेगी। माँ, आपको और बाबूजी को खर्चा करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पर यह सब करने का तो हमारा फर्ज है बेटा। जब तुम्हारी सासू माँ को पता चलेगा तो? माँ ने चिंतित होते हुए पूछा। उन्हें कैसे मालूम होगा माँ? उनको और सब रिश्तेदारों की नजर में आपके द्वारा दिया गया ही माना जाएगा। हमें दोनों ही घरों की इज्जत और मान मर्यादा को बचाकर चलना है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू थे और हम दोनों भी भावुक हो गए थे। माँ की सीख हम दोनों बहनों ने अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर ली थी।